जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है जय स्टडी न्यूज़ पर। आज के संपादकीय को आप 5 स्टार रेटिंग के आर्टिकल में समझिए, संपादकीय में समझिए, 5 में से 5 स्टार। ये टॉपिक आप लोगों के लिए GS3 इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थव्यवस्था में। जो आपका पहला टॉपिक है कि भारत के अर्थव्यवस्था की प्लानिंग और उससे जुड़े हुए संसाधन, इस तरीके से एक टॉपिक है। तो जब आप भारत की प्लानिंग करेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था की प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? आपका पर्पस, उद्देश्य ये होगा कि भारत की आर्थिक विकास हो, लोग खुशहाल हों, तरक्की हो, यही सब होगा। तो उसी से जुड़ा हुआ आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। ये है आपका ग्रामीण उपभोक्ता मांग और उससे जुड़ी हुई चुनौतियाँ। तो पूरा का पूरा जो संपादकीय है उनका फोकस है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से जो कंज्यूमर्स हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनकी मांग को, डिमांड को बढ़ाया जा सके। उनके पास पैसे आएंगे तो वो अर्थव्यवस्था में डिमांड करेंगे, जब वो मांग करेंगे चीज़ें बढ़ेंगी, उनका उत्पादन बढ़ेगा तो रोज़गार बढ़ेगा। साथ ही इसमें बहुत सारे स्कीम्स के नाम लिखे गए हैं। उन स्कीम्स को आप लोग आराम से एक एक करके डिस्कस करिएगा, एक एक करके उसको सर्च करिएगा कि इन स्कीम्स को आप किस तरीके से डिटेल में देख सकते हैं। इससे आपका ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन तैयार हो जाएगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद बहुत सारी चुनौतियों के बारे में भी इस संपादकीय में बताया गया है और उससे कैसे हम दूर कर सकते हैं उन चुनौतियों को, उसके सॉल्यूशंस भी बताए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं इस संपादकीय को। देखिए, सबसे पहले आंकड़ों से बात की गई है। आप लोगों के आसानी के लिए, सहूलियत के लिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये ऑरेंज कलर जो है, ये हर जगह आप लोगों के लिए डेटा और आंकड़ा होगा, ठीक है। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के ताज़ा सर्वेक्षण में बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता मांग तेज़ी से बढ़ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में मांग होगी तो वो लोग जनरल पर्पस के लिए, आमतौर पे जो निजी ज़रूरतें हैं उन चीज़ों के लिए वो मांग करेंगे। जैसे आपका कूलर हो गया, पंखा हो गया, कुछ अच्छे घर हो गए तो वहाँ पे AC भी लग रहे हैं गांव में। पहले ये गांव में नहीं देखने को मिलता था, लेकिन अब आपको AC भी दिखेंगे लोगों के घरों में। इस तरह की मांग लिखा हुआ है कि 2019 के कोरोना काल के बाद लगभग 26% बढ़ी है। तो एक अच्छा खासा मांग बढ़ा है ग्रामीण क्षेत्रों से। इसमें आगे हम लिखा हुआ है कि इस मांग का एक कारण लोकसभा चुनाव के दौर में धन के प्रवाह को भी माना जा रहा है। इसी वर्ष जनवरी में ग्रामीण उपभोक्ता मांग का सूचकांक कम हो गया था, मगर चुनाव की घोषणा के बाद से मार्च में फिर से उसमें तेजी आने लग गई, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, देखिए उसके कई कारण हैं। जैसे कई जगह पे ये भी लोगों को लगता है, किसान भाइयों को लगता है कि उनके कर्ज को माफ़ कर दिया जाएगा, तो वो थोड़ा सा कुछ चीज़ों का पैसा थोड़ा सा लेके कहीं पे, मान लीजिए सस्ते कर्ज पे अगर उनको कोई सामान मिल जाता है तो वो उसको EMI पे या लोन पे उठा लेते हैं। उनको पता है कि बाद में जब हमारे बैंक में, अकाउंट में किसी न किसी योजना के तहत पैसा आएगा तो हम उसको चुका देंगे। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग कोशिश करते हैं कि अगर हाथ बाद में पैसा आना ही है बैंक अकाउंट में तो अभी से हम उस चीज़ की खर्चा करना शुरू कर देते हैं। आगे दिया हुआ है कि वाहन उद्योग में भी ग्रामीण उपभोक्ता मांग में तेजी आई है। फिर एक आंकड़ा है कि कुछ दिनों पहले RBI के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, उन्होंने बताया था कि वित्त वर्ष ये पूरा 2020 से 23 की दूसरी तिमाही में, 23 की दूसरी तिमाही का मतलब हो गया जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो इसमें भी दोपहिया वाहनों की लगभग 30% और ट्रैक्टरों की लगभग 16% मांग बढ़ी है, जो कि एक अच्छा खासा मांग है। ग्रामीण वित्तीय विशेषज्ञों का भी मानना है कि अगले 5 वर्षों में ग्रामीण उपभोक्ता मांग में और तेजी आने की संभावना है। तो ये एक पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट बताया जा रहा है कि हाँ, भविष्य में भी पॉजिटिव हमें देखने को मिलेगा जहाँ तक मांग को लेके बात है। अब देखिए अगले में जो पैराग्राफ है, इसमें इन्होंने कई सारे कारणों के ऊपर बात किया है और स्कीम्स के बारे में, योजनाओं के बारे में बताया है जो ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे हैं, वहाँ की खुशहाली के लिए, बेहतरी के लिए और उनकी मांगों को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर लिखा है कि ग्रामीण उपभोक्ता मांग में बढ़ोतरी के कई कारण हैं, जिसमें ग्रामीण आय प्रमुख है। ग्रामीण आय में जो वृद्धि है वो प्रमुख कारण है, तभी आप मांग कर सकते हैं। विगत कुछ वर्षों में ग्रामीण स्तर में सुधार हुआ है और सरकारों ने इसके लिए बहुत से प्रयास किए हैं, चाहे वो किसी राज्य सरकार की बात हो, चाहे केंद्र सरकार की बात हो।
इसमें आप देखेंगे कि गरीबी और असमानता को कम करने की कोशिश की गई है। सामाजिक सुरक्षा जो सोशल सिक्योरिटी है उसमें बढ़ाया गया है। आय सृजन और आजीविका के विकल्प प्रदान किया गया है। और देश में आबादी के कमज़ोर वर्गों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु कई सारे उपाय किए गए हैं। और ये जो अभी ये चीज़ें लिखी गई हैं ये कई सारी योजनाओं के तरीके से किया गया है। तो वो योजनाएं कौन कौन सी हैं? इसके लिए कई लक्षित कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनधन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, फिर अटल पेंशन योजना, मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, अल्पसंख्यकों और उनके कमज़ोर वर्गों के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, पीएम किसान के तहत फंड ट्रांसफ़र, पीएम फसल बीमा योजना का दावा भुगतान, उर्वरक का सब्सिडी यानी कि फर्टिलाइज़र सब्सिडी, डेयरी कोऑपरेटिव्स की कमेटी यानी डेयरी सहायक समितियां, कृषि बुनियादी ढांचों के लिए ब्याज में छूट, फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड उपलब्ध कराया गया है। तो यहाँ पर एक तरीके से आप देख रहे हैं कि सारे अच्छी अच्छी योजनाओं के नाम यहाँ पे लिख दिए गए हैं। आप इसे समय दे देकर थोड़ा थोड़ा 5-5 लाइन 4-4 लाइन हर एक के नोट्स बना लीजिए एक जगह पे, जो भी ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए कार्यक्रम चल रहे हैं। इससे आपका, चाहे आप ग्राम पंचायत अधिकारी का एग्ज़ाम दे रहे हो वीपीओ का, या फिर आप यूपीपीसीएस आरओ का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो आपको सभी में ये स्कीम्स घूम घूम के दिखने को मिलेंगे। अब आगे के पैराग्राफ में बात यह किया गया है कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी योजना है, सीधे आपके खाते में जो पैसे आते हैं, जो स्कीम के फ़ायदे आपको मिलते हैं, उसके बारे में कुछ बातें की गई हैं और उससे जुड़े हुए समस्याओं के बारे में बात की गई है। तो लिखा गया है कि ग्रामीण उपभोक्ता आय में वृद्धि की दृष्टि से डीबीटी योजना बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जिन योजनाओं के अंतर्गत नगद भुगतान की व्यवस्था है, उसमें धन को सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो बेनिफिट डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जो भी लाभार्थी हैं, बेनिफिशियरी है, उनके बैंक अकाउंट में। अब इसमें लिखा है कि इस व्यवस्था के तहत 53 मंत्रालयों की 310 योजनाएं शामिल हैं। अब कौन कौन सी योजनाएं शामिल हैं जिनमें सीधा बैंक खातों में आपको पैसे मिल जा रहे हैं, उसका लाभ मिल जा रहा है? तो उसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, पीएम किसान है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है, अटल पेंशन योजना है, राष्ट्रीय आयुष मिशन है और भी इत्यादि इस तरीके की योजनाएं हैं जो कि डीबीटी स्कीम में शामिल है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है कि इन योजनाओं से जुड़ी समस्याएं भी कम नहीं हैं। अभी तक हमने ये देख लिया कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कि डीबीटी में शामिल हैं। अब इनसे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो भी कम नहीं हैं। कैसे? देखिए, पहला एक तो समस्या ये होता है कि जैसे आप लाभार्थी हैं, आप यहाँ रह रहे हैं इस गांव में, ठीक है। अब हो सकता है कि ये जो ऑफिस है जहाँ पे आपको अपने आप को पंजीकृत करना पड़ेगा उस लाभ को पाने के लिए, वो आपके गांव से कई किलोमीटर दूर होगा। एक छोटा सा टाउन हो सकता है या किसी बड़े गांव में उस ऑफिस को बनाया जा सकता है। वो हो सकता है आपके यहाँ से 7 से 9 किलोमीटर दूर हो। एक एग्जाम्पल है, कहीं कहीं जगह 10 से 12 किलोमीटर भी दूर हो सकता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यह है कि आपको उतनी दूर पे जाके अपने आप को पंजीकृत कराना पड़ रहा है। जिनके पास अपना साधन नहीं है उनके लिए आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। इस तरीके की समस्या है एक दूरी वाली। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नामांकित केंद्रों का दूर दूर होना। दूसरी चीज़, जो नामांकन के लिए अब आप ऑफिस तक पहुँच गए इतनी दूर जाकर, वहाँ पर आप ऑफिस में जाके देख रहे हैं कि रेगुलर स्टाफ नहीं है, 4 दिन बंद है, 2 दिन बंद है। क्यों? क्योंकि पता चला कि वहाँ पर उतने स्टाफ नहीं है, तो अभी दूसरे वाले जो ऑफिस है उसमें इन स्टाफ को भेजा गया है। तो ये भी एक समस्या है कि नामांकन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों या संचालकों का नियमित उपस्थित ना होना। फिर योजनाओं के, अच्छा मान लीजिए आप दूरी तय करके वहाँ पहुँच भी गए, उस ऑफिस में आपको अधिकारी या कर्मचारी लोग मिल भी गए, तो आप जागरूक नहीं हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी एजुकेशन जो है अभी अवेयरनेस और जागरूकता जो है वो शहर के स्तर पे चारों तरफ नहीं फैला हुआ है। तो ग्रामीण स्तरों पे तो अभी भी बहुत दूर हैं हम इस चीज़ को लेके। और आपको बेसिक नॉलेज होगा, बेसिक एजुकेशन आपको मिली होगी, लेकिन स्कीम्स की जो जागरूकता है वो नहीं है अभी लोगों के पास। अभी तो मान लीजिए कंपटीशन की दुनिया में आप हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता है,
लेकिन आप आसपास देखिए, जो कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, चाहे वो आपसे बड़े हों चाहे आपसे छोटे हों, उन्हें उतने चीज़ों के बारे में, स्कीम्स, योजनाओं के लाभ के बारे में नहीं पता है। तो गांव में तो और अभी हम इस चीज़ को लेके पीछे हैं। तो वही लिखा हुआ है कि योजनाओं के बारे में जनसाधारण को जानकारी न होना भी एक प्रमुख कारण है कि उनको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। अभी भी देश के कई ग्रामीण और आदिवासी दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा और सड़क संपर्क नहीं है। लोगों में वित्तीय साक्षरता यानी कि फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी है। लाभार्थियों के नाम में वर्तनी की त्रुटियां हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे एक नाम है शकुंतला देवी जी का, उनको ये किसी स्कीम का फ़ायदा मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, उनके नाम में बदलाव हो जाएगा, उनकी स्पेलिंग बदल जाएगी, उसमें गलती हो जाती है, फिर उसकी वजह से उनको सीधे बैंक अकाउंट में पैसे आने में दिक्कत होते हैं। उसके बाद जो ये केवाईसी है, नो योर कस्टमर वाला डिटेल भरना होता है बैंकों में जाके, वो केवाईसी का डिटेल नहीं हो पाता है। उसका फिर वही कारण, वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी। बंद या निष्क्रिय बैंक खाते हैं। आधार और बैंक खातों के विवरण में असमानता देखने को मिल रहा है। जैसे वही शकुंतला देवी जी का एग्जाम्पल लीजिए, शकुंतला देवी जी हैं, उनके आधार में कुछ नाम है, बैंक डिटेल में अकाउंट में कुछ नाम लिखा हुआ है, स्पेलिंग की थोड़ी सी मिस्टेक है, फिर उनको योजना का लाभ मिलने में समस्या आती है। इन असमानता आदि के कारण डीबीटी में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यद्यपि डीबीटी से सीधे लाभार्थी के खाते में पूरी धनराशि पहुंच जाती है, लेकिन खाते में डालने से पहले, अब यहाँ देखिए क्या समस्या दिया है कि खाते में आपका पैसा डालने से पहले कमीशन आदि में नकद में लेना, कागजी कार्रवाई के दौरान ही कमीशन आदि के रूप में धन वसूली लेना जैसे जमीनी स्तर पे कुछ मूलभूत समस्याएं बनी हुई हैं। आगे लिखा है, अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं का एक बड़ा वर्ग गरीबी रेखा के नीचे यापन कर रहा है, जिसमें कोई शक की बात नहीं है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण या शहरी परिवार को आवश्यक न्यूनतम राशि निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण करता रहता है, और उसी के आधार पर जनसंख्या को भी गरीबी रेखा से ऊपर या गरीबी रेखा से नीचे वर्गीकृत करता है। ठीक है, ये तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का कार्य है, जो कि यहाँ बताया गया है। आगे दिया हुआ है, ये आंकड़ा है कि वर्तमान आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2012 से 2020 यानी लगभग 8-9 साल का जो ये समय है, इसके मध्य लगभग 7.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के अंदर आए हैं, जो कि बहुत अच्छी उपलब्धि है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की संख्या लगभग 5 करोड़ है। तो 7.5 करोड़ में से जो गरीबी, जैसे ये 8-9 साल में 2012 से 2020 के बीच में 7.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि गरीबी रेखा से कहीं ना कहीं ऊपर उठे हैं। इसमें से 5 करोड़ लोग तो सिर्फ गांव में रहने वाले हैं। तो गांव के स्तर पे अगर आपने 5 करोड़ लोगों को 8-9 सालों के अंदर गरीबी रेखा के ऊपर ले आए, तो अब कहीं ना कहीं उनकी आय वृद्धि होने पे वहाँ से आपको उपभोक्ता मांग की संस्कृति देखने को मिलेगी। अब वो चीज़ें मांगेंगे, वो क्या करेंगे, बेसिक चीज़ें कहेंगे कि हमें भी गर्मी बढ़ रही है तो कूलर दे दीजिए सस्ते में, हमें भी बाकी की ज़रूरतें जो है वो पूरी चाहिए। तो इससे अर्थव्यवस्था में तेज़ी आती है। आगे लिखा हुआ है कि बड़ी संख्या में गरीबों की गरीबी की रेखा के नीचे रहने के कारणों में वर्ष 2017 से 20 के मध्य भारतीय अर्थव्यवस्था में आई मंदी की स्थिति, वर्ष 2017-18 के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार इस अवधि में गत 45 वर्षों में बेरोजगारी के उच्चतम स्तर और वास्तविक मजदूरी में कमी कोविड महामारी जैसे कारण बताए जाते हैं। तो ये वो कारण थे कि क्यों हमें भारत में आर्थिक मंदी जैसी स्थिति देखने को मिलती थी। ग्रामीण क्षेत्रों में जो उपभोक्ता हैं उनकी तरफ से क्यों मांगों में कमी देखने को मिलती थी। एक तो कारण था, कोरोना का भी कारण था। कोरोना महामारी में लोग बचत की तरफ जा रहे थे और बहुत सारे बचत किए हुए पैसे ख़त्म भी हो रहे थे लोगों के, क्योंकि काम वगैरह मिलना बंद हो गया था। साथ ही साथ इसमें लिखा है कि बेरोजगारी के जो उच्चतम स्तर हैं 45 साल के, उसकी वजह से भी जब उनके हाथ में पैसा है ही नहीं, वो बेरोजगार हैं, तो उनकी तरफ से मांग कैसे की जाएगी चीज़ों को लेके। आगे लिखा है कि अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 90% लोगों को की आजीविका का माध्यम खेती है। तो आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में 90% लोग जो अपनी इनकम, जो आय का उनका स्रोत है, वो कहीं ना कहीं खेती पर निर्भर है। कुछ गैर कृषि गतिविधियां भी हैं जिससे लोग
सामान्य आजीविकाएं लेते हैं, उनसे जुड़े हुए उनकी आय आती है, उसमें एक है मछली पालन, पशुपालन, हस्तशिल्प उत्पादों का निर्माण। तो हस्तशिल्प उत्पाद भी आपको ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। जैसे कई सारे कंपनीज हैं, फुटबॉल के लिए ऑर्डर कर दिया उन्होंने, तो ग्रामीण क्षेत्रों में काम मिल गया, तो वो लोग फुटबॉल सील रहे हैं। तो ये कृषि का तो काम है नहीं, गैर कृषि गतिविधि है। तो इस तरीके के भी जो स्रोत हैं वो आय का साधन बन जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के रहने के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक वैकल्पिक, अब यहाँ पे लिखा है, लेकिन ये सभी मौसमी चीज़ हैं। जब ऑर्डर आया, काम किया, उनको रोजगार मिल गया, उसके बाद वो फिर से बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो आय की अनियमितता इससे बनी रहती है, हमेशा नियमित आय नहीं मिलता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक वैकल्पिक रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हैं। ये सभी कारक किसी न किसी रूप में उपभोक्ता मांग को प्रभावित करते हैं। एक और अच्छा आंकड़ा आपके सामने दिया गया है कि भारत दुनिया की सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला देश है। इसमें 88 करोड़ के आसपास ग्रामीण निवासी हैं जो किसी न किसी रूप में उपभोक्ता हैं, क्योंकि हर एक ग्रामीण को कोई ना कोई चीज़ चाहिए, ज़रूरत की चीज़ें चाहिए, वो मांग करेंगे तो उसके लिए वो खर्च करते हैं। तेज शहरीकरण के बावजूद वर्ष 2040 तक देश में आधे से अधिक जनसंख्या का निवास गांव में ही होगा। तो शहरीकरण पे आपका फोकस रहना चाहिए, लेकिन 2040 तक में भी 50% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही होगी। इस दृष्टि से ग्रामीण उपभोक्ता मांग बढ़ाना देश के तीव्र आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इससे उत्पादन में तो वृद्धि होगी ही, साथ ही उत्पादन बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा तो काम के लिए और अवसर बढ़ेंगे, काम के लिए अवसर बढ़ेंगे तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो लोगों की आय बढ़ेगी, तो इससे देश में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। यह सब देश की जीडीपी बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान करेंगे और देश की आर्थिक महाशक्ति को बनाने में सहायता करेंगे। देखिए, एक सिंपल सा इकोनॉमी चलती है, अर्थव्यवस्था ऐसे चलती है कि ये आपने पहले ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे मान लीजिए आपने ग्रामीण क्षेत्रों में मांग बढ़ाया, उपभोक्ताओं का मांग बढ़ाया कि हमें कूलर चाहिए, हमें बाइक चाहिए, हमें सामान चाहिए। इसकी वजह से उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से आपने इनकी, मान लीजिए इनकी आय बढ़ा दी ग्रामीण क्षेत्रों में और इन्होंने मांग कर लिया कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो इसको ध्यान में रखते हुए कंपनियां उत्पादन बढ़ाएंगी। जब उत्पादन बढ़ाएंगी, उनको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उनको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि हर चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन से हो रहा है, लोगों की ज़रूरत पड़ रही है। लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो लोगों को बुलाया जाएगा, इससे रोज़गार उपलब्ध होगा। रोज़गार उपलब्ध होगा तो इनके हाथ में सैलरी भी तो आएगी। जब इनके हाथ में सैलरी आएगी, इनको पैसे मिलेंगे, तो फिर ये भी डिमांड करेंगे। तो साइकिल ऐसे इकोनॉमी की बढ़ती चली जाती है। ठीक है। उसके बाद आप देखिए उसके बाद लिखा हुआ है कि उपभोक्ता मांग में बढ़ोतरी के लिए जरूरी है कि ग्रामीण उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और स्कूलों की स्थापना सहित सामाजिक आर्थिक बुनियादी ढांचे का विकास करना जरूरी है। उपभोक्ता मांग में बढ़ोतरी के लिए अभी ज़रूरी क्या कदम उठाने चाहिए, ये निष्कर्ष में बड़ा बेहतर तरीके से लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि ग्रामीण उपभोक्ता की आय में कैसे वृद्धि की जा सकती है। तो इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक ग्रामीण बैंकों, सहकारी, अब देखिए आप ग्रामीण बैंकों की स्थापना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपके पास एक तो बैंक अकाउंट खुलेगा। बैंक अकाउंट खुलेगा तो जो भी स्कीम के तहत आपको योजना का लाभ मिलना है वो सीधे अकाउंट में आ जाएगा। आप वहाँ पे सेविंग कर पाएंगे, बचत करने की एक संस्कृति डेवलप होगी और भी बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। आप समिति बना लीजिए, सहकारी समितियाँ बना लीजिए, कोऑपरेटिव कमिटीज़। उसके बाद आप बैंकों में जाके लोन ले सकते हैं, सस्ते दरों पे कर्जा ले सकते हैं। संस्थागत कर्ज, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट लेना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आपको ज़्यादा दाम पे आपको कर्ज नहीं मिलता है, महंगे कर्ज नहीं मिलते हैं। अब बैंक ने जैसे बोला कि 8% पे आपको कर्ज मिलेगा तो 8% पे मिलेगा, लेकिन आप किसी प्राइवेट, किसी इंसान से लेने जाएंगे तो हो सकता है वो आपसे 30%, 40% मनमाना रेट पे आपसे ब्याज लेंगे। लेकिन संस्थागत जो ऋण है वो तो मनमाना ढंग से अपने से ब्याज नहीं ले सकते हैं। वो तो आरबीआई जो बता चुका है, जो बैंकों का नियम है उस हिसाब से आपसे लेंगे। तो इसलिए बैंकों से कर्ज लेना ज़्यादा बेहतर होता है। फिर स्कूलों की स्थापना की जाए।
स्कूलों की स्थापना सहित सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे का विकास करना जरूरी है, क्योंकि हमें शुरू से फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय जागरूकता भी तो बढ़ानी है। साथ ही पेयजल, बिजली, ग्रामीण सड़कें और स्वास्थ्य देखभाल जैसी सामुदायिक सेवाएं और सुविधाओं में भी सुधार करने की बहुत ज़रूरत है। कृषि आय बढ़ाने, अधिकाधिक वैकल्पिक रोजगार अवसर उपलब्ध कराने, ग्रामीण हस्तशिल्प उत्पादों को प्रोत्साहित करने और उनके सुदृढ़ विपणन, उनकी मार्केटिंग भी तो आपको करनी है। अगर आपने उन्हें किसी भी तरीके से ऑर्डर दिलवा दिया कि आप ये काम करिए, जैसे मान लीजिए फुटबॉल बनाने का एक काम था, क्रिकेट बैट बनाने का काम है, या फिर मान लीजिए हस्तशिल्प का कोई काम है, तो उसके साथ में मार्केट भी होना चाहिए, उसकी मार्केटिंग भी करवाइए कि हमें पता चले कि इस गांव के लोग बहुत बेहतर तरीके से उत्पादन करते हैं इस सामान का। तो उससे बाकी जगह पे जागरूकता बढ़ेगी, शहरों में लोगों को पता चलेगा, तो वो उस गांव के सामानों को खरीदेंगे। इसलिए उनकी मार्केटिंग, विपणन करना बहुत ज़रूरी है। आगे लिखा हुआ है, इस तरह के प्रभावी कदम अगर उठाए जाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, तभी ग्रामीण आय और उपभोक्ता मांग में और बढ़ोतरी हो सकेगी। तो इस तरीके से ये एक बेहतरीन हमारा आर्टिकल कंप्लीट होता है। इस संपादकीय को आप लोग ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा, 2 से 3 बार आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, प्री मेंस दोनों के लिए ही। मेंस के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, और आपकी समझ बढ़ेगी तो इंटरव्यू में भी आप बहुत अच्छा नंबर लेकर आएंगे, जैसा इस बार देखने को मिला यूपीपीसीएस में। इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे आप लोगों को मिल जाएगा, जेहू स्टडी के, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।